यहाँ पर हम जो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फैराडेज लॉ। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको जो है दिमाग में रखेंगे क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर बेसिक में थोड़ी थोड़ी जो हम लोग जो क्लियर कर लेंगे, लेकिन डेप्थ एनालिसिस जो होती है वो मशीन में होती है, ठीक है ना। तो मशीन में जब इसको हम लोग जो एनालिसिस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर जाएंगे कि फ्लक्स कैसे कट हो रहा है, ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। बट यहाँ पर इतना समझिएगा E इज इक्वल टू कितना होता है, E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना, डी फाई बाई डी टी। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला कैसे आता है, E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ साई, ठीक है, डी अपॉन डी टी ऑफ साई, वेयर साई इज कॉल्ड एज द फ्लक्स लिंकेज। साई इज इक्वल टू एन इंटू फाई, मैंने अभी आपको बताया था फ्लक्स लिंकेज क्या होता है सर, साई यहाँ पर एन इंटू फाई होता है। इट मीन्स दैट अगर मैं इसको उठा करके इसमें पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ एन इंटू फाई, तो क्या हो जाएगा एन इंटू डी फाई बाई डी टी, बिकॉज एन इज द कॉन्स्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स और द कॉन्स्टेंट। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो किसी भी यहाँ पर जो है कंडक्टर्स में कैसे होता है, अगर फ्लक्स कट हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे ने ये कहा है। और जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, एन इंटू डी फाई बाई डी टी के टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। अगर फ्लक्स चेंज होगा, ध्यान समझिएगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। डी अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो मतलब क्या, फाई पर कांस्टेंट है, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दैट केस आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, फ्लक्स और कंडक्टर का हमेशा रिलेटिव मोशन होना चाहिए। फ्लक्स और कंडक्टर का हमेशा रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर आप जो डीसी मशीन में बात करते हैं तो डीसी मशीन में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर पोल्स फिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर्स को रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जनरेटर में आप यहाँ पर क्या करते हैं, जनरेटर में आप जो हैंडल लगाते हैं और जो घुमाना स्टार्ट करते हैं। आपके घर में अगर जनरेटर होगा तो आपने देखा होगा, हैंडल लगाए स्टार्ट कर दिया, तो बेसिकली हैंडल लगा करके आप जो घुमाते हैं वो आप करते क्या हैं, बेसिकली आप जो कंडक्टर्स को घुमा रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर कंडक्टर्स रोटेट होते हैं तो कंडक्टर्स मतलब क्या हो गया, रोटेटिंग हो गया। और फ्लक्स आपका कैसा हो गया, स्टेशनरी हो गया, क्योंकि ये मैंने इसको क्या बोला, परमानेंट मैग्नेट बोला है। तो यहाँ पर फ्लक्स लाइन्स विल बी कांस्टेंट, यहाँ से नॉर्थ से निकलेगी साउथ में ही जाएगी और कहीं घूम घाम के नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स आपका जो है कट होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, कंडक्टर्स रोटेटिंग है, तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी से आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर समझिएगा, सपोज दैट कि आपके पास क्या है, अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, ठीक है। अब ये अल्टरनेटर में क्या होता है, आपके कंडक्टर्स यहां पर स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर्स में क्या होते हैं, कंडक्टर्स आपके जो है स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। और वहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आपके पास मैग्नेट मान लीजिए, नॉर्थ पोल और जो है साउथ पोल, तो वहां पर आप जो है फ्लक्स को घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर में आप जो है फ्लक्स को घुमा रहे हैं। तो बेसिकली आप जो है फ्लक्स घूम रहा है और कंडक्टर्स स्टेशनरी है, तो यहां पर भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो गया, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी से आप जो है इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहां पर ये साइंटिस्ट ने, फैराडे लॉ ने काफी कुछ जो है क्लियर कर दिया था, बट एक थ्योरी ये नहीं बता पाए, दैट इज कॉल्ड एज द, यहां पर जो भी इफेक्ट आ रहा होता है वो अपने कॉज का अपोज कर रहा होता है। इफेक्ट का मतलब क्या है, जो फाइनली आपका जो इफेक्ट आता है, इन केस ऑफ द मशीन आपका जो टॉर्क आता है, इन केस ऑफ द मशीन मतलब क्या, इन केस ऑफ द मोटर, इन केस ऑफ द जनरेटर। जैसे कि ध्यान समझिएगा, अभी मैं आपको जो बात बोलूंगा वो आपको जो है एकदम दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ध्यान समझिएगा। अगर आपने जो देखा होगा, मोटर देखा होगा, तो मोटर में आपने एक बैक ईएमएफ देखा होगा, मोटर में आपने एक बैक ईएमएफ देखा होगा। बेसिकली मोटर में, अगर मैं यहाँ पर जो है डीसी मोटर ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन ध्यान समझिएगा। आपने यहाँ पर जो है डीसी मोटर ले लिया, ठीक है। तो डीसी मोटर में आपने जो सप्लाई वोल्टेज दे दिया V प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक बैक ईएमएफ है, दैट इज कॉल्ड एज द EB। तो प्लस इज कनेक्टेड टू द प्लस, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। व्हाट इज द बैक ईएमएफ, व्हाट इज द बैक ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज के ये अपोज में है, सप्लाई वोल्टेज के अपोज में है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी मोटरिंग यहाँ पर प्रिंसिपल होता है तो फाइनली जो इफेक्ट आता है वहां पर जो बैक ईएमएफ आ रहा है, और बैक ईएमएफ जो है वो अपने ही सप्लाई का अपोज कर रहा है, अपने ही सप्लाई का अपोज कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द लेंज लॉ। वो ही यहाँ पर जो लेंज ने कहा था, जो इफेक्ट आएगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा, कॉज को अपोज करता है, तभी यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। सर एनर्जी ट्रांसफर कब होती है, एनर्जी ट्रांसफर तभी होती है जब आपका अपोजिशन हो। अगर आप जो है
एकदम ऐशो आराम में बैठ के अगर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिकली आप हो सकता है कुछ दिन बाद आपको जो है अपने ऐशो आराम में इतना लिप्त हो जाए कि वहाँ पर आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके मस्ती मारना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपको हर्डल्स और परेशानियाँ होंगी, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है करने का जुनून होगा वहाँ पर आपको जो है होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ पे होती है? जहाँ पर आपको जो अपोजिशन होता है। विदाउट अपोजिशन कोई मशीन काम नहीं कर सकती है। जब तक अपोजिशन नहीं होगा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ही नहीं। ये हर मशीन का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आज तक आपने इस बात के साथ कभी सोचा नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैक ईएमएफ। द बैक ईएमएफ इज व्हाट? द बैक ईएमएफ एक्चुअली opposes the supply EMF, supply voltage. Because of the opposition only the energy flows, ठीक है। This is the basic principle of the machines, ठीक है। बड़ा मजा आता है मशीन में, आप समझिएगा। तो इसमें तो ये हो गया। अच्छा, तो सर जनरेटर में क्या हम जो है ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि वहां पर भी कुछ अपोजिशन होता है? बिल्कुल होता है। जनरेटर में आप जो है इनपुट क्या देते हैं? सर जनरेटर में हम लोग इनपुट प्राइम मूवर देते हैं। प्राइम मूवर का मतलब क्या है? प्राइम मूवर टॉर्क इनपुट हम लोग वो वहां पे दे रहे हैं, तो उसका अपोजिशन वहां पर कौन करता है? वहां पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोजेस द प्राइम मूवर टॉर्क। जब तक अपोजिशन नहीं होगा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये सारी चीजें बेसिकली कहां से आई? सर ये सारी चीजें आपकी आई बिकॉज ऑफ द फैराडेज लॉ। तो यहां पर फैराडे में एक आपका दिक्कत था, साइन इन्होंने नहीं लगाया, तो यहां पर माइनस साइन आता है, माइनस साइन बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ। लेंज नाम के एक नए साइंटिस्ट हैं। एक्चुअली ये जो है नए साइंटिस्ट नहीं थे, ये असिस्टेंट थे किसके? फैराडे के। लेकिन उनके मरने के बाद उन्होंने इस थ्योरी को कंप्लीट कर दिया विद द ओनली ए नेगेटिव साइन और फेमस हो गए। तो देखिए छोटे छोटे लोग भी, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे काम करके फेमस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, यहां पर भी माइनस नहीं है, प्लस माइनस दोनों साइन आता है। आप मशीन में इसको जो डेप्थ में पढ़ेंगे, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डेप्थ में ये चीज डील करता हूं बेसिकली कि प्लस माइनस साइन आपका जो कैसे आता है। लेंस ने एग्जैक्टली क्या बोला है वो मैं आपको जो है ट्रांसफॉर्मर्स में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो ठीक है, ये चीज यहां पर जो क्लियर हो गई कि फैराडे लॉ क्या था और यहां पर जो है लेंस लॉ क्या था, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ है। ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला देखते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। आपका क्या है? टेम्परेचर यहां पर जो कांस्टेंट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बात ध्यान रखनी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही उन्होंने बोला है। मतलब क्या? फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, या फिर जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात क्लियर है? फिजिकल कंडीशन में आपको जो टेम्परेचर आता है, प्रेशर भी आता है, तो प्रेशर को भी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट बोलेंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर उन्होंने क्या बोला? द करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है। EMFT का मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। द करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। J इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। तो इसको हम लोग यहां पर कैसे दिखाएंगे सर? आई बाई ए से दिखाएंगे। अभी रुक जाइए, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटा रहे हैं, तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू E हो जाएगा। J इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो क्या हो गया? करंट अपॉन एरिया हो गया। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी का मतलब क्या? करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा इज कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी। थोड़ी देर पहले ही बताया है। E यहां पर क्या होता है? E इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई L। E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई L। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V डिवाइड बाई L। V इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एंड E इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई L। अच्छा, यहीं पे मैं आपको जो कुछ और भी समझा देता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आ गए तो ध्यान समझिएगा इस चीज को। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपके पास क्या है? दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो यहां पर क्या होता है? F इज इक्वल टू K। यहां पर K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। ये R इसका जो है डिस्टेंस हो गया। ध्यान समझिएगा इस चीज को, अभी ये आपका जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, E इज इक्वल टू कितना होता है, F डिवाइड बाई Q होता है सर, ठीक है। किसी भी एक यहां पर एक जो है चार्ज पे आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जो Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हूं तो E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q2 हो जाएगा, तो Q2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, K इंटू Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड समझिएगा, यहां पर क्या आता है, पोटेंशियल आता है, तो V इज इक्वल टू कितना आता है, वो बहुत ध्यान समझिएगा, कितना होता है ये आपका जो है K इंटू Q1 डिवाइड बाई R आता है। इसमें R स्क्वायर, इसमें R स्क्वायर और इसमें क्या आता है, R आता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप E में R का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको V मिल गया। E में अगर आप R का मल्टीप्लाई कर दें तो एक R और एक R आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो है पोटेंशियल मिल जाएगा, V मिल जाएगा। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, E इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया इसलिए दे दिया क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए। अगर नहीं रह रहे हैं तो भी आप यहां से समझ सकते हैं। इसी में सब खत्म हो गया, इसी में सब चीज एक साथ आ गई। देखिएगा, पोटेंशियल कैसे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी और फोर्स कैसे निकालना है, ये तीनों चीजें एक साथ ही क्लियर होगी। और यही तीन चीज इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो E इज इक्वल, यहां पर फोर्स कितना आ गया, K अपॉन यहाँ पर K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, E इज इक्वल टू F बाई Q2 हो जाएगा। किसी भी आप जो है निकाल सकते हैं। अगर आप Q1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे F बाई Q1 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर Q2 पे निकालेंगे तो F बाई Q2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पोटेंशियल अगर आप जो है Q2 पे निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, E डिवाइड बाई E इंटू R हो गया। अगर आप जो है यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे किस पे, जो है Q1 पे निकालेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, K इंटू Q2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इजिली यू कैन रिमेंबर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए बताया कि E इंटू अगर मैं R करता हूं तो मुझको यहाँ पर V मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल जो होगा वो आपका E इंटू लेंथ होगा, ठीक है ना। बस इसका मतलब यह मेरा यहाँ पर इतना ही था, ठीक है। तो यहां से आप एक बात समझ गए, ठीक है। इस चीज को हटा देता हूं। छोटी छोटी बातें एक्चुअली क्या होता है, एक बात और समझिएगा, आप चीज़ों को जितना ज़्यादा रिलेट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप जो है दिमाग में रख सकते हैं। चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। सारे सब्जेक्ट्स आपस में एक तरह से रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप जो है बात करते हैं, मैंने अभी आपको जो है बताया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी तरह से नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड बताया, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में रिलेट हो रही हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, ध्यान समझिएगा, व्हाइट लेता हूं, ठीक है। देखिएगा अब इसके बाद क्या आ गया, हाँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई L हो जाएगा। तो V बाई L मैं यहां पर जो है पुट कर सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ गया। तो यहां पर जो फॉर्मूला आ रहा है देखिएगा, V डिवाइड बाई I, V डिवाइड बाई I, V डिवाइड बाई I विल बी इक्वल टू, ये इधर आ गया 1 बाई सिग्मा इंटू L डिवाइड बाई A। 1 बाई सिग्मा का मतलब क्या, 1 बाई कंडक्टिविटी। 1 बाई कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, रो इंटू L डिवाइड बाई A, ठीक है। V अपॉन I इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। V अपॉन I इज इक्वल टू कितना हो गया सर, ये R आ गया, R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। दिस इज कॉल्ड एज द ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, यहां से कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर करूंगा मैं। कई बार एग्जाम में ये आपका जो है पूछा हुआ होता है कि आप मुझको ये बताइए कि यहां पर जो ओम्स लॉ होता है वो आपका क्या हो रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, J इज प्रोपोर्शनल टू E। J जो है वो आपका जो है क्या है, करंट है। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बिकॉज E इज इक्वल टू V बाई L। तो करंट जो होगा वो आपका प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होगा। अब यहां पर समझिएगा, ध्यान समझिएगा, अब मैं आपको जो है एग्जैक्ट लाइन बोलने वाला हूं ओम्स लॉ की, इसके टर्म्स में ध्यान समझिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द करंट विच इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस पे ही आपका यहां पर करंट जो है डिपेंड करेगा। I इज प्रोपोर्शनल टू V, दिस इज द राइट। और कई जगह यहां पर लिखा था V इज प्रोपोर्शनल टू द I, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये आपका राइट है। करंट जो होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब तक करंट नहीं फ्लो होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, आपकी जो करंट पे वोल्टेज डिपेंड कर रही है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपको जो समझ में आ गया कि व्हाट इज द ओम्स लॉ, ठीक है।
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहां पर ओम्स लॉ मैं लिख सकता हूं J इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा E, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया, यहां पर I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ठीक है। I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R मतलब क्या हो गया, I इज इक्वल टू 1 बाई R इज इक्वल टू क्या होता है सर, G होता है, तो G इंटू V भी बोल सकता हूं। थर्ड V इज इक्वल टू I इंटू R भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये सारे आपके जो ओम्स लॉ के अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर फॉर्मूले होगा, ठीक है, जिसको हम लोग इजीली दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को हम आराम से दिमाग में रखेंगे। और ओम्स लॉ को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन पूरा इसी पर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है ना, V इज इक्वल टू I R पे, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कनेक्शंस है, ठीक है। अब कनेक्शंस यहाँ पर जो देखते हैं, कनेक्शंस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पर जो है कनेक्शंस करने वाला हूँ, कनेक्शंस, ठीक है। फर्स्ट देखिएगा रेजिस्टेंस के ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर बेसिकली आपके जो कनेक्शंस होते हैं, आपके जो टू टाइप्स के होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है ना। तो सीरीज कनेक्शन जो आपका होता है वो आपका जो है बेसिकली क्या होता है, देखिएगा सीरीज में क्या होती है, आपकी करंट जो है सेम होती है, सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। और जो है पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना। सीरीज में आपकी करंट सेम होती है और आपके पास पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस को हम लोग यहां पर सीरीज में दिखा रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, R हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अगर सीरीज में हम लोग यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, तो बेसिकली R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट हो गया। अगर मैं यहां पर इसको जो पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और ये आपका क्या हो गया, R3 हो गया। तो 1 बाई R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3, ठीक है। लाइक दिस इट विल बी कैरी ऑन। बट ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं मैं। ये तो आपको जो है n नंबर ऑफ के लिए, n नंबर्स के लिए आप जो है आराम से यूज कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर सपोज कभी भी आपको जो है सिर्फ जो है दो रेजिस्टेंस दिया हो, ध्यान समझिएगा, दो रेजिस्टेंस आपस में आपके जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, फर्स्ट इज R1 एंड सेकेंड इज R2, तो 1 बाई R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। तो इसको मैं इन्वर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या है, अगर दो रेजिस्टेंस के लिए कभी भी आपको जो है निकालना, तो सिंपल से आप जो है डायरेक्टली कर सकते हैं, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाई दोनों का आपस में समेशन कर दीजिए, तो आप इजीली यहाँ पर जो है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसको आप जो है दिमाग में रख सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर आपके जो सीरीज में लगे हुए तो आप उनका जो है एडिशन करते हैं, पैरेलल में लगे हैं तो 1 बाई R करके आप उसको जो एडिशन करते हैं। दो के लिए हमारे पास ये जो है सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप जो दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, अगर मेरे पास यहां पर इंडक्टर है तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इंडक्टर है तो क्या होगा। इंडक्टर जो होता है, सेकंड यहां पर क्या है, इंडक्टर्स है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इंडक्टर्स का फर्स्ट क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो ये भी क्या होते हैं, सेम एज इट इज रेजिस्टेंस आपका जो है बिहेव करते हैं। तो इंडक्टर्स अगर आपके जो है सीरीज में लगे हुए हैं, ध्यान समझिएगा, तो ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। तो L इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 और प्लस L3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके जो पैरेलल में लगे हैं तो फिर क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये क्या हो गया, L3 हो गया। तो L इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई L1, 1 बाई L इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 और प्लस 1 बाई L3। दो अगर इंडक्टर आपस में पैरेलल जो है पैरेलल में लगे हो तो फिर क्या करेंगे, आप जो है सिंपल सा फॉर्मूला आप जो है इजीली लगा सकते हैं, दैट इज L इक्वलेंट विल बी इक्वल टू L1 इंटू L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, ठीक है। जैसा रेजिस्टेंस के लिए वैसे आपका जो इंडक्टर के लिए कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं। तो आई होप
यू कैन इजिली रिमेंबर इट। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आराम से इसको जो दिमाग में लेके चलेंगे। देखिए बेसिक्स आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, मैं इस सिर्फ जो नेटवर्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा गलतियाँ उतनी ही कम होंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं आती हैं। बेसिक आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक हिला हुआ है ना, तब आप जो है कुछ भी पढ़ लीजिए, फॉर्मूला रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, कुछ भी होगा, लेकिन गलती होने की पूरी गुंजाइश है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आप जो है वहाँ पर बड़े बड़े फॉर्मूला वो जो याद कर ले हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है नहीं पता हो, और छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप जो कन्फ्यूज होना स्टार्ट हो गए तो उसके लिए अलग ऑप्शन नेगेटिव मार्क के लिए दिया रहता है, ठीक है ना, कि आप जो है नेगेटिव मार्क वहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इंडक्टर भी हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर को देखते हैं, कैपेसिटर, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, यहां पर सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज में अगर हम लोग यहां पर जो है कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है यह आपका इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस की तरह होता है। जो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में अगर आपके पास होगा तो 3 रेजिस्टेंस आपके जो पैरेलल में लग गए हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप जो पैरेलल में जाते हैं तो यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस की तरह ऐड होता है। तो पैरेलल में क्या होगा, कैपेसिटर को आप जो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। इन केस ऑफ द सीरीज क्या करेंगे, आप जो है इन्वर्स करके ऐड करेंगे, ठीक है ना। इन केस ऑफ द सीरीज आप जो है इन्वर्स करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो छोटी छोटी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात थी, रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करना है, कैपेसिटेंस को कैसे ऐड करना है, ये आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। बस इतना समझिएगा, रेजिस्टेंस और यहाँ पर कैपेसिटेंस आपके जो इन्वर्स बिहेवियर जो है करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, इन्वर्स बिहेवियर करते हैं। कैपेसिटर्स को अगर यहाँ पर कनेक्ट करना है सीरीज में तो आप जो है रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और कैपेसिटर को अगर जो आपको जो है पैरेलल में करना है तो रेजिस्टेंस के सीरीज वाला लगाएंगे। बहुत ही सिंपल बात है, ये आपको यहाँ पर जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है।